डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार पांडे एसकेपी बायोलॉजी क्लासेस में महेश प्रताप इंटरमीडिएट कॉलेज रुधौली बस्ती से आपका स्वागत करता हूं। और आज आपके लिए मैं एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं, शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस। आज हम आपको बताएंगे मानव में शुक्राणु जनन की क्रिया के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन का डिटेल स्टडी करा चुका है हमने। आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर के उसको अच्छे से देख सकते हैं। और अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज हम आपको चालू करते हैं अब शुक्राणु जनन। सबसे पहले हम आपको इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे कि शुक्राणु जनन की क्रिया होती कहाँ है। हमने बेटा आपको पहले ही पढ़ाया था जब टेस्टिस के बारे में। जो आपकी टेस्टिस होती है, टेस्टिस को हमने बताया था ये टेस्टिस सैक में क्लोज होती है और एक जोड़ी टेस्टिस ह्यूमन बीइंग में पाई जाती है जो बॉडी से बाहर दोनों जंघों के बीच में एब्डोमेन के नीचे सिचुएटेड होता है। तो इसी टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया इनकी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में कंप्लीट होती है। हमने आपको लास्ट वीडियो में जो टेस्टिस का टीएस था वो भी दिखाया था। हमने आपको बताया था कि टेस्टिस में जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, ऐसे बहुत सारी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स प्रत्येक टेस्टिस में पाई जाती हैं। इसमें जो इनकी जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स होती हैं, क्या होती है बेटा? जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स होती हैं, जिनको हम प्रीमोर्डियल सेल्स भी कहते हैं। ये जो आपकी प्रीमोर्डियल जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स होती हैं, यही बेटा शुक्राणुओं को जन्म देती हैं। यही आगे चल करके डिवाइड करके नए शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। तो हम एक फिगर के द्वारा देखेंगे कि ये जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल है, आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ये बेटा डिप्लॉयड होती है। गुण में कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है या द्विगुणित होती है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का जो सेट होता है वो एक जोड़ी होता पूरा, यानी कि मानव में 46 है तो 46 के 46 होंगे। इनका क्या होता है? शुक्राणु जनन की क्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है। कितने? 3 चरणों में संपन्न होती है। तो सबसे पहले होता है बेटा टेस्टिस के भीतर आपका शुक्राणु जनन हो रहा है, 3 चरणों में होगा। जो फर्स्ट फेज होता है उसको हम कहते हैं मल्टीप्लाइकेशन फेज। मल्टीप्लाइकेशन फेज, ये फिगर में आपको हम दिखा रहे हैं। ये एक दुगुणित कोशिका है जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स है। ये क्या कर रही है? मल्टीप्लाइकेशन फेज में जा रही है, अपने गुणन प्रावस्था में जा रही है। और गुणन प्रावस्था में क्या करेगी? ये कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं क्या करेंगी? लगातार विभाजित होंगी। लगातार विभाजित होती हुए बहुत सारी दुगुणित कोशिकाओं का निर्माण करेंगी। तो मल्टीप्लाइकेशन फेज या गुणन प्रावस्था में जो आपकी एक जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स होगी, ये लगातार कई बार माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा बहुत सारी द्विगुणित सेल्स का निर्माण करेगी, जिनको हम नाम देंगे स्पर्मेटोगोनिया। इनको हम क्या कहेंगे बेटा? स्पर्मेटोगोनिया। यहां लिख लें स्पर्मेटोगोनिया। ये बहुत सारी संख्या में स्पर्मेटोगोनिया बनकर के तैयार हो जाएंगी। यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हमेशा पूछा जाता है कि जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स जो शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण कर रही होती हैं, वो किस डिवीजन के द्वारा डिवाइड होती हैं? तो आप यहाँ नोट करेंगे ये माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, जिसको हम हिंदी में समसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं।
समसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। तो आपकी ये क्या होगा, सबसे पहले प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स या जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स जो सिचुएटेड कहाँ है, ये आपके टेस्टिस के जो आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होगी उनकी जो लेयर होती है, जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है, यही सेल डिवाइड करेंगी और यही सेल डिवाइड करके क्या बनाएंगी बेटा, लगातार मल्टीप्लाई करेंगी, मल्टीप्लाई करके बहुत सारी स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण कर लेंगी। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया हैं बन गए, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स लगातार डिवाइड करके कई बार माइटोसिस सेल डिवीजन की और कई बार माइटोसिस सेल डिवीजन के बाद ये क्या बन गई, बहुत सारी स्पर्मेटोगोनिया को बना करके तैयार कर ली। अब आगे क्या होगा, ये मल्टीप्लाइकेशन फेज से आगे बढ़ेगी। किस फेज में आएगी बेटा, ग्रोथ फेज में आएगी। किस फेज में आएगी, ग्रोथ फेज में। इसको हम हिंदी में गुणन प्रावस्था और इसको हम हिंदी में कहेंगे वृद्धि प्रावस्था। कौन सी प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था। ये कहाँ पहुंच जाएगा, अब देखिए मल्टीप्लाइकेशन फेज से ये स्पर्मेटोगोनिया आगे चलेंगी, करेंगी क्या, ये बहुत ज़्यादा पोषण पदार्थ लेंगी और पोषक पदार्थों को ग्रहण करके अपने आकार में बड़ी हो जाएंगी और अधिक साइटोप्लाज्म को कलेक्ट कर लेंगी और होंगी क्या, ये जो स्पर्मेटोगोनिया थी डिप्लॉयड थी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 था, वही अपने आकार में वृद्धि करके थोड़ा सा बड़ी हो जाएंगी और बड़ी होने के बाद क्या करेंगी, ये ग्रोथ कर जाएंगी, पूरी वृद्धि हो जाएगी इनकी। अब आप ही देखिए, सबसे पहले आप शिशु अवस्था में पैदा हुए, शिशु अवस्था से लेकर के 14-15 साल तक आपने क्या किया, अपना विकास किया और विकास करके किस अवस्था में पहुंच गए, अपने आप को बड़े हो गए, ग्रोथ कर गए, विकास हो गया आपका। अब इसके बाद आप क्या करते हो, आगे चल करके आप जनन कर सकते हो, अर्थात आगे की क्रियाओं को करने के लिए आप परिपक्व होने के लिए परिपक्वता की तरफ बढ़ेंगे और फुल्ली ग्रोथ कर जाएंगे। तो ये भी क्या की कोशिका मल्टीप्लाइकेशन गुणन प्रावस्था से आगे बढ़ी, जितनी भी स्पर्मेटोगोनिया बनी सारी स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। कैसे, ग्रोथ फेज होगा ये अपना पोषण अधिक लेकर के अधिक वृद्धि और विकास कर लेंगी। अब इसके बाद इनका मैचुरेशन डिवीजन चालू होगा या कहा जाए मैचुरेशन फेज चालू होगा, परिपक्वन प्रावस्था। अब यहाँ पे समझने वाली चीज है कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनी, ये बनेगी कहाँ पे बेटा, ये इसी के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के भीतर ही बनेंगी। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये सर्टोली सेल्स हैं, इनके चारों तरफ इंटरस्टिशियल सेल्स सिचुएटेड होती हैं और यही इंटरस्टिशियल सेल्स लगातार जो एंड्रोजेंस हार्मोन्स होता है, मेल सेक्स हार्मोन होता है, उसको सेक्रेट करती रहती हैं और ये प्राइमरी जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स बनी, ये मल्टीप्लाइकेशन करने के बाद स्पर्मेटोगोनिया बनी, वही अब कन्वर्ट हो जाएगी ग्रोथ करके किसमें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। अब इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का होगा क्या, मियोसिस सेल डिवीजन होगा, मियोसिस सेल डिवीजन होगा। यहाँ पे आपको हम दिखा दें, ये आपके क्या करेंगी, मियोसिस करेंगी। यहाँ पे होगा क्या, मियोसिस। आप नोट कर लें, यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स मियोसिस या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा अब क्या करेंगी, विभाजित होंगी। ध्यान देने बात है कि यहाँ पे जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स थी उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 है, लेकिन जब ये मियोसिस सेल डिवीजन करेंगी, फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन करेंगी, फर्स्ट मियोसिस करेंगी, तो आपको मियोसिस में पता होगा कि मियोसिस 2 बार में कंप्लीट होता है। पहले मियोसिस में गुणसूत्रों का बंटवारा हो जाता है और अगले मियोसिस में सेल न्यूक्लियस साइड डिवाइड कर जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन में फर्स्ट मियोसिस के द्वारा, या लिख दें यहाँ पे हम इसको कि मियोसिस फर्स्ट है, मियोसिस फर्स्ट के द्वारा ये 2 क्या बनाएंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगे। इनको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं। इनको हम हिंदी में प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं और इनको हम कहेंगे हिंदी में द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स बना लेंगी। अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स बनी, इनका पुनः एक डिवीजन होगा जिसको हम कहेंगे सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन या मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड में क्या होगा, प्रत्येक
जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स बनेंगी ये डिवाइड करके बेटा पुनः माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा दो प्रत्येक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स को इसका दो बनाएंगी स्पर्मेटिड्स, जिनको हम कहेंगे पूर्व शुक्राणु कोशिका। हिंदी में इनको हम क्या कहेंगे? पूर्व शुक्राणु कोशिका। ये पूर्व शुक्राणु कोशिका कहाँ पे बनेंगी? इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के भीतर। यही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा दो क्या बना लेंगी? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स जो बनी थी आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल से, वही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स पुनः डिवाइड करके क्या बना लेगी? स्पर्मेटिड्स। और इनको हम हिंदी में कहेंगे पूर्व शुक्राणु कोशिकाएं। अर्थात सबसे पहले जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स क्या करेगी? मल्टीप्लाइकेशन करेगी, बहुत सारी क्या बनाएंगी? स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगी। प्रत्येक स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगा? ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना लेगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फिर मियोसिस सेल डिवीजन करेगा, मियोसिस फर्स्ट होगा तो ये बना लेगा फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स या द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं। और प्रत्येक द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स पुनः क्या करेगा? माइटोसिस सेकेंड कंप्लीट करेगा और ये बना लेंगी स्पर्मेटिड्स। और जो स्पर्मेटिड्स बनेंगे, हमने आपको पहले ही बताया था बेटा कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स के साथ साथ इनमें पहले से ही ऑलरेडी सेचुरेटेड होता है क्या? बहुत सारी गर्तिकाओं के साथ। ये होती है आपकी सर्टोली सेल्स। हमने आपको पहले ही बताया है सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स क्या करती हैं? यही जो स्पर्मेटिड्स बनी, ये स्पर्मेटिड्स क्या करेंगी? इनमें छोटी छोटी गर्त या ग्रुप पाए जाते हैं। इन ग्रुप से आकर के ये स्पर्मेटिड्स चिपक जाएंगे। सर्टोली सेल्स से क्या करेंगी? जो बनी हुई स्पर्मेटिड्स हैं, ये जो स्पर्मेटिड्स बनी, ये स्पर्मेटिड्स जाकर के सर्टोली सेल्स की जो ग्रुप्स होती हैं, गर्त होती हैं, इन छोटी छोटी गर्तों से जुड़ जाती हैं। फिर क्या होता है? ये एक नए प्रोसेस को जन्म देती हैं, स्पर्मेटिलियोसिस, या इसी को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है और स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्मेटिलियोसिस की क्रिया के द्वारा प्रत्येक स्पर्मेटिड्स कन्वर्ट हो जाता है किसमें? स्पर्म्स में, शुक्राणु कोशिकाओं में। और यही शुक्राणु कोशिका आपकी निषेचन के लिए बन करके तैयार होती है, जिसकी आगे की क्रियाएं जो हैं वो जा करके फैलोपियन ट्यूब में कंप्लीट होती है। वहाँ पे कैपेसिटेशन करता है। आगे हम बताएंगे आपको आगे इसमें क्या होता है। अभी इतना ही आप जाने कि ये प्रत्येक स्पर्मेटिड्स क्या करेंगी? सर्टोली सेल्स या जो ये पोषक कोशिकाएं होती हैं, ये न्यूट्रिशन का कार्य करती हैं। ये सर्टोली सेल्स से जुड़ करके प्रत्येक स्पर्मेटिड्स और इनसे पोषण प्राप्त करके मैच्योर करके शुक्राणुओं के रूप में रिक्त हो जाती हैं, मुक्त हो जाती हैं और बन जाती है क्या आपके बेटा? शुक्राणु कोशिकाएं। और इन्हीं शुक्राणु कोशिकाओं के बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन। तो आज आपने देखा कि शुक्राणु जनन या पुरुषों में शुक्राणुओं का निर्माण कैसे होता है। पुरुषों के शुक्राणुओं का निर्माण उनकी खुद की वृषण में या टेस्टिस के भीतर होता है। हमने आपको पहले ही बताया है कि टेस्टिस में बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बहुत सारी उनकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उस पर जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स पाई जाती हैं। वो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स आपकी यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाइकेशन फेज में जाती हैं, मल्टीप्लाई करती हैं, बहुत सारी स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण करती हैं। प्रत्येक स्पर्मेटोगोनिया फिर अपने आप को रीग्रो करती है, अपनी वृद्धि और विकास करती है और यह कन्वर्ट हो जाती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स में। अब ध्यान देने योग्य बात है कि जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं, इन दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अर्थात गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। यहाँ से ये क्या करेंगी? जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स हैं ये फर्स्ट मियोसिस करेंगी या मैचुरेशन डिवीजन में जाएंगी, मैचुरेशन फेज में जाएंगी, परिपक्वन प्रावस्था में जाएंगी और फर्स्ट मियोसिस के द्वारा दो नए संतति कोशिकाओं का निर्माण करेंगी, जिनको हम नाम देते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स या द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं कहते हैं। इन्हीं से शुक्राणुओं का निर्माण होना है। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनी, ये सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन और मियोसिस
सेकंड में जाती हैं। और मियोसिस सेकंड आप पहले से ही जानते हो कि मियोसिस सेकंड माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। ये यहाँ पे समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा विभाजित होकर के प्रत्येक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स बनाएंगी दो दो स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स को हम पूर्व शुक्राणु कोशिका कहते हैं। अब यही पूर्व शुक्राणु कोशिकाएं हमने आपको बताया कि ये सर्टोली सेल्स के साथ अटैच कर जाती हैं, उनके गर्तों में जाकर के जुड़ जाती हैं और वहीं से अपना पोषण प्राप्त करके कन्वर्ट हो जाती हैं शुक्राणुओं में। जब शुक्राणु बन जाता है यानी कि स्पर्मेटिड्स का परिपक्वन हो जाता है तो ये यहाँ पे मुक्त हो जाती हैं और जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की कनेक्टिंग ट्यूब है उसकी सहायता से ये रेटे टेस्टिस से होते हुए कहाँ पहुँच जाती हैं, एपिडाइडाइमिस में। हमने आपको मानव जनन तंत्र में जब मानव का जनन अंग बनाया तो वहाँ पे टेस्टिस का जो संरचना बनाया है, सेक्शन काट के दिखाया अंदर सेक्शन, वहाँ पे हमने आपको समझाया है। थोड़ा सा आप उस वीडियो से जा करके भी अपने आप को अटैच करके देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के भीतर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है वो लोब्स में होता है और लोब्स की संख्या आपके मान की चलिए 250 से 300 400 तक होती है और प्रत्येक लोब्स में 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ये सारी क्रिया होती है। आप लोगों को यदि इसको समझने में कहीं भी कोई दिक्कत हुई हो तो आप मेरे व्यक्तिगत जो व्हाट्सएप नंबर है, मोबाइल नंबर है 8707854318 पे व्हाट्सएप के द्वारा या फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। आज के लिए मेरा वीडियो आपके लिए प्रस्तुत है। यदि आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।